तो आप ऑलरेडी अपना इतना ज़्यादा लॉस कर चुके होते हैं कि तब जाके सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन बचती है। दो तरीक़ों से हम हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली आजकल कर रहे हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन इज़ FUE हेयर ट्रांसप्लांट। 50 से 100 बाल दिन के हिसाब से गिरना इज़ नॉर्मल। फला जगह ये क्लिनिक है, ये इस कॉस्ट में कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन है, तो ये तो मुझे नहीं पता। और वो खुद को डॉक्टर अगर क्लेम कर रहे हैं तो वाकई डॉक्टर हैं भी या नहीं है, ये सबसे पहले तो ये चेक करें, फेक तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस नबील अहमद और इस वक्त हम IOS एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पे हम बाई टाइम जो हमारे एक्सपर्ट एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन उनके हम वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, जो आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ मैसेज आते हैं, कुछ क्यूरीज आती हैं, जिसका हम बाद में फिर सबको रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। लेकिन वही जो उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं, तो हम एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके सवालात हैं वो हम पॉडकास्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है वो डॉक्टर AR रसूल कुरैशी मौजूद है। पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम नबील, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। सबसे पहले तो आपने इसमें बहुत हेल्प की है स्टार्ट करने में। मेरा काफ़ी टाइम से इस पे था कि हम एक इस तरह का सेशन स्टार्ट करें पॉडकास्ट के सूरत में, जिसमें हम लोगों को अवेयर करें। सही है। अब यूजुअली होता ये है कि हम अगर कोई 1-1.5 मिनट की हमारी जो वीडियोस होती हैं अवेयरनेस, उसमें अगर हम पोस्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत सी क्वेरीज आती हैं ना लोगों की, और बहुत कमेंट्स भी आते हैं नीचे, और सबको रिप्लाई करना इंडिविजुअली उसके बजाय बेहतर था कि हम मैसेजेस भी आते हैं कि हम जनरली, और वो तकरीबन एक जैसे ही सवाल होते हैं, तो हम सबको एक तरीके से रिप्लाई भी कर दें और इसको एक जनरलाइज एक डिस्कशन भी कर लें हमारे जो हॉट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रसूल AR कुरैशी है, और मैं गुज़िश्ता 5 से 6 साल से कराची के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अपने जो सर्विसेज हैं वो सर अंजाम दे रहा हूँ। प्लस में लास्ट कोई तकरीबन 8 से 10 महीने से IOS का भी पार्ट हूँ। मैंने मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो शुरू में मैंने MBBS किया हुआ है फ्रॉम SMBBMU, और मैंने जो अपनी FCPS से प्लास्टिक सर्जरी में वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान से किया हुआ है। ज़बरदस्त जी। अच्छा, आपकी मैंने एक लास्ट वीडियो हमने एक IOS एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पे अपलोड करी थी। अगर आपने फॉलो नहीं किया पेज तो डू फॉलो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव हम वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं और काफ़ी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि उसमें वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो हर कोई नहीं करता, और लिटरली उसमें आप लोगों के आपके जो सवालात होते हैं उनके आपको जवाब भी मिल जाते हैं। तो उसमें हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की आप के हवाले से। तो हमें काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आए, फेसबुक पे मैसेज आए, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, कमेंट्स भी आए। तो उसके हवाले से कुछ लोगों की क्यूरीज हैं। जैसे तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में से पहले मैं सवालात पूछने से पहले मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा बता दें हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्यों करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए, और इसका क्या फ़ायदे हैं। बस एक ये मुझे थोड़ा समराइज कर दें, फिर मैं सवालात पे आ जाता हूँ। ठीक। अच्छा नबील, हेयर ट्रांसप्लांट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा लोगों को अवेयर करूँगा हेयर फॉल रेस्क्यू के बारे में। सही है। देखें, बहुत दफ़ा हमारे पास मिड-20s में बच्चे आ जाते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हो चुका होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें मेन मसला यही है कि आप अगर टाइम पे प्रेजेंट नहीं करते हैं डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या फिर प्लास्टिक सर्जन के पास, तो आप ऑलरेडी अपना इतना ज़्यादा लॉस कर चुके होते हैं कि तब जाके सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन बचती है। प्लस में अगर हम आपके हेयर लॉस के बाद हेयर ट्रांसप्लांट कर भी देते हैं, तब भी आपके जो मौजूदा बाल उस टाइम पे मौजूद हैं वो भी तो एक फ्रीक्वेंसी से जा रहे हैं, गिर रहे हैं। सही। तो हमें उनको भी तो बचाना है, ताकि हम अगर हेयर ट्रांसप्लांट करें आपके आगे हेयर लाइन के लिए, टेम्पोरल होलोइंग के लिए, तो आपके जो अपने बाल हैं, ठीक है, वो इतने तो हों कि वो उनको कॉम्प्लीमेंट करें और एक वॉल्यूम देने में आपको हेल्प करें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे। सही। हेयर ट्रांसप्लांट देखें आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। तकरीबन आपने देखा होगा कि हर कोई मोरलेस अवेयर है इसके बारे में, ठीक है। बेसिक नॉलेज तो सबके पास है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इसको बताने की कोशिश करेंगे आज। तो हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है कि हमारे पास पेशेंट किस एज में, ठीक है, और जो है कितने लॉस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कैटेगरीज होती हैं, आप कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन होती है एक
मेडिकल, जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं पेशेंट को कि वो टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। फिर हम उसको उस तरह से प्लान करते हैं कि हम उसको मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, और एस्थेटिकली ब्यूटी कैसे दे सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत एक ना अपने तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम उसको थोड़ा सा उससे टच लेने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि जैसे नेचुरली आपकी हेयर लाइन होती है, ठीक है, वो एक लाइन की तरह नहीं होती, ठीक है। वो आप जब भी खुद को आईने में देखेंगे, ठीक है, आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी हेयर लाइन इरेगुलर होती है, कभी भी रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। तो एक डॉक्टर, एक प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि उसकी आर्टिस्टिक आई होती है, वो आपके फेस के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो व्हाट वी डू कि हम जब हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं तो हम उसको इरेगुलर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक उसका इंट्रो हो गया कि व्हाट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। अब हम आ जाते हैं कि तरीके क्या हैं और फर्दर उसकी डिटेल में। तो दो तरीक़ों से हम हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली आजकल कर रहे हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन इज़ FUE हेयर ट्रांसप्लांट। FUE स्टैंड्स फॉर फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हम फॉलिकल, आपका जो एक बाल का जो फॉलिकल है पूरा, नीचे उसकी रूट है, बाल है और उसकी रूट है, उसको हम एक फॉलिकल कहते हैं ना। सही। तो एक एक फॉलिकल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको हम पहले तो कंटेनर में कंटेन करते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं, फिर आपके हेयर लाइन पे एक अलग बालों की रूट्स लगती हैं, फिर पीछे हम डबल रूट्स वाले बाल लगाते हैं, 3 रूट्स वाले बाल लगाते हैं, ठीक है। तो वो उनको स्प्रेड करने का भी एक आर्टिस्टिक तरीका है जिससे आप उसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो है फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। वो थ्रू अ मशीन होता है और हम एक एक बाल, आपका एक एक रूट, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको रिप्लांट करते हैं। दूसरा तरीका है FUT। हाँ, FUT आजकल जो है इतना ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसकी रीज़न ये है कि दैट इज़ अ बिट ऑफ जो कन्वेंशनल सर्जरीज हैं उस तरह से। तो हम बेसिकली उसमें फॉलिकल यूनिट, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इसको कहा जाता है ना, ठीक है। तो हम एक आपकी स्ट्रिप लेते हैं पूरी, पीछे से जो आपका डोनर एरिया है वहाँ से एक पूरी सी स्ट्रिप लेते हैं, उस स्ट्रिप में से स्लाइसेस बना के बालों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम वहाँ पे इंडिविजुअली बाल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमने स्ट्रिप लेके और फिर वहाँ से हम बालों को अलग अलग करेंगे और फिर उनको रिप्लांट करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके कामयाब हैं, दोनों तरीके बहुत ज़्यादा इन हैं, लेकिन आजकल FUE पे लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उसमें कोई जैसे FUT में हमने स्ट्रिप ली, तो स्ट्रिप लेने के बाद हम ज़ाहिर है उसको सूचर से बंद भी करते हैं, ठीक है, स्टिचेस लगाते हैं, तो उसमें कोई स्टिचेस का झंझट नहीं है। हाँ, तो ये फ़र्क है दोनों में मेन। बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके नाम पे भी लोग मार्केट करते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन बेसिक जो दो तरीके हैं वो यही है, FUT और FUE। अच्छा, मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है जी। सवाल ये है कि हाउ वुड आई नो कि मेरे बाल लाइक गिर रहे हैं? मुझे कब डॉक्टर आपसे मैं कब IOS एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर आऊं और अपना कंसर्न जाहिर करूं? वो क्या टाइम होगा? हाँ नबील, हम यही हेयर लॉस रेस्क्यू की जो बात कर रहे थे उसमें बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए अवेयर होना कि व्हेन इट इज़ नॉर्मल एंड व्हेन इट इज़ अलार्मिंग या नॉट नॉर्मल। अच्छा, यूजुअली 50 से 100 बाल दिन के हिसाब से गिरना इज़ नॉर्मल, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके सालों साल इतने बाल गिरते रहें। हर 3 से 5 साल के बाद एक आपके बालों में साइकिल आती है, इसमें आपके बालों से कुछ वॉल्यूम ऑफ हेयर झड़ते हैं और फिर दोबारा से नए वहाँ पे उगते हैं। सिमिलरली जैसे सीजनल आपके ट्रीज से जो है वो पत्ते गिरते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं, तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये 3 से 5 साल के बाद यूजुअली होता है, ठीक है। और आपके 50 से 100 बाल गिरते हैं दिन के हिसाब से, ठीक है, और वो तकरीबन 3 से 5 महीने के लिए होता है। तो अगर इस तरह का कोई लॉस है तो दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल, लेकिन उसको भी कंफर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कर लें, ठीक है। यानी कि देयर इज अ सॉल्यूशन एज वेल, यानी कि अगर मुझे फील हो रहा है मेरे बाल गिर रहे हैं, अगर मैं
हॉस्पिटल और यूएस एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है जो पहले नॉर्मल इनिशियल है, स्टेजेस में। जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल हेयर लॉस मैंने आपको बताया 50 to 100 हेयर, और 5 साल के बाद अगर हो रहा है फॉर 3 to 5 मंथ्स, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। वो जस्ट उसकी कंफर्मेशन के लिए अगर आप डॉक्टर से के पास आते हैं कि मुझे इस तरह का हेयर लॉस होता है, और डॉक्टर आपको अश्योर कर देता है कि यार ये नॉर्मल है और ये रुक जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, और डोंट वरी, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अलार्मिंग सिचुएशन होती है, आपके 200, 300, 400 बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, यूजुअली आप काउंट नहीं कर पाते हैं। आप जो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, वो आपका 3-4 तरीकों से ज़्यादा होता है ना। जैसे जब आप ऑयलिंग करते हैं बालों में, तो एक फ्रिक्शन होती है, जब ऑयल को आप लगा रहे हैं फिंगर टिप्स के साथ या कुछ, उसमें बहुत ज़्यादा बाल आपके निकलते हैं, ठीक है। फिर आपके तकिए पे आपके जो चादर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन से भी, प्लस में उसमें अगर वूली उसका सरफेस है तो उसमें ट्रैप होकर आपके बाल गिरते हैं, और शैम्पू में आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो आप काउंट नहीं कर पाते हैं। अगर आप कुछ दिनों के लिए काउंट करते हैं और आपको लगता है कि हेयर काउंट जो है वो 50 से 100 बाल हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए चल रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, आप जब भी बालों में हाथ लगा रहे हैं आपके हाथ पे बाल आ जाते हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो बालों को बचाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें PRP इज़ वेरी कॉमन, जो कि हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है, कोई उसमें ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है, 1 घंटे का मैक्सिमम प्रोसीजर होता है, आपने मंथली लेना होता है। फिर हेयर मेसोथेरेपी हैं, जिसमें कुछ केमिकल फॉर्म में कुछ आपके हेयर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं आपके स्कैल्प में, उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। फिर हेयर एक्सोसोम्स है, दैट इज़ इटसेल्फ अ टॉपिक, हेयर एक्सोसोम्स, तो वो हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इज़ कि पेशेंट हमारे पास टाइम से प्रेजेंट करें, ताकि हम उसको मैक्सिमम जो है रेस्क्यू कर पाएं उस पर्टिकुलर टाइम पे। हमारे इनबॉक्स में कुछ सवाल आते हैं, उसमें से एक सवाल तो ये भी है, कुछ सवाल तो आपने ऑलरेडी जवाब दे दिए से FUT, तो एक सवाल ये भी है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, और दूसरा कुछ एज के हवाले से भी कंसर्न होते हैं कि किस एज के लिए, किस एज के ग्रुप के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे जाना चाहिए। अच्छा नबील, देखें एज पे पहले आ जाते हैं। सही। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि कौन सी एज सबसे ज़्यादा बेहतर है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब उसमें स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें तो ये हैं कि जब आपकी बॉडी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, दैट इज़ द मेन कल्प्रेट फॉर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ना, वो एक आपकी बॉडी में हार्मोन होता है जो कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कराता है बेसिकली ना, ठीक है, जिनमें हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की। तो वो आपके 20s में और अर्ली 30s में एक्टिव होता है हार्मोन, ठीक है, और मिड 30s में वो बहुत हद तक कम होता है, ठीक है। सो जो स्टडीज़ हैं इसके बारे में वो तो ये हैं कि आप मिड 30s इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन इसमें एक ये भी फैक्टर है कि आपका जो वो पीरियड होता है, जो एज होती है आपकी मिड 20s से लेके मिड 30s वाली, दैट इज़ बेसिकली एज जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा हम बहुत अपने लुक के हवाले से भी बहुत कंसर्न होते हैं, तो इसलिए तो एक्सटेंट हम आपके हार्मोन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू सम मेडिकेशंस। ये है कि मिड 20s और मिड 30s मेरी रिकमेंडेशन होती है कि द बेस्ट टाइम टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, पहले ही हमें करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप वैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट जो है दैट इज नॉट अ सिंगल प्रोसीजर जो है ट्रीटमेंट। हेयर ट्रांसप्लांट में आपको एक उम्र के बाद, एक कुछ सालों के बाद आपको एक और सेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो डोनर एरिया है, जो आपका पीछे वाला ये वाला कानों के साइडों वाला एरिया है ये, ठीक है, और ये साइडों वाले एरियाज, ठीक है, यहाँ पे तो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कम एक्ट करता है, लेकिन आपका जो सेंट्रल पोर्शन सारा है आगे से लेके ये जो आपका क्राउन तक, यहाँ पे वो हार्मोन बहुत एक्टिव होता है और आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बाल आपके गिरते रहते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं आगे हेयर लाइन और टेम्पोरल एरियाज को क्रिएट भी कर लेता हूँ, लेकिन आपके बाल उसी फ्रीक्वेंसी से पीछे से गिरते जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको एक और सेशन की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर 3 years, 5 years, 10 years जो भी, लेकिन आपको ज़रूरत तो पड़ेगी उसके लिए। तो दैट इज़ हाउ बेसिकली हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं,
पहले भी हम पेशेंट्स को एक जो डिटेल्ड हमारी कंसल्टेशन होती है उसमें ज़रूर डिस्कस करते हैं उसके एज के हिसाब से, उसके कि वो कितना एस्थेटिकली जो है कॉन्शियस है खुद के लिए, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर हम उसका हेडलाइन भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें अगर आगे एक और सेशन करना है तो हम उतना ही वॉल्यूम लें पीछे से, ताकि उसको फ्यूचर में भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है तो उसके पास जो फ्यूचर सर्जन हो, मेरे पास अगर पेशेंट दोबारा से आता है या किसी और के पास जाता है तो उसके पास ऑप्शन तो हो, वरना तो पूरा ही हम जो डोनर एरिया है उसको क्लीन करके खाली कर देंगे तो और सेशन तो उसमें से नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तो ये हो गई एज को लेके बात। देखें जो हमारी अर्ली कंसल्टेशन होती है हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, वो तकरीबन हम मिसाल के तौर पे आज आप मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है मैं एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम बीच में लूँ जिसमें आपकी कोई अगर कंडीशन है स्कैल्प में, ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, डर्मेटाइटिस है, कुछ भी है, तो उसके लिए मैं पेशेंट्स को यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेज देता हूँ क्योंकि वो उनका डोमेन है स्किन का क्लिनिकल इशू देखना, ठीक है, ताकि वो एक्सक्लूड हो जाए और हमें उसका कोई इशू ना हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव डेंड्रफ है उसके लिए भी मैं एक फॉर अ फ्यू टाइम्स में डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन ले लेता हूँ, रिव्यू उनका ले लेता हूँ, ठीक है, कि वो भी एक्सक्लूजन हो जाए क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत तंग करेंगे। ठीक है, कोई स्कैल्प की कंडीशन ना हो, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ का इशू ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करनी होती हैं। प्लस में वैसे तो जो रिकमेंडेशन है दैट इज़ कि आप एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट आप डोनर एरिया को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। ठीक है, अपने डोनर एरिया जहाँ से हमने बाल लेने हैं उसको आप प्रिपेयर करें, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन है, कुछ मेडिसिन हैं, ठीक है, जैसे आपने मिनॉक्सिडिल का सुना होगा, आपने फेनेस्ट्राइड का सुना होगा, ये FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जो कि हम प्री हेयर ट्रांसप्लांट और पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को यूज़ कराते हैं। ठीक है, अब इनकी बहुत बारीकी में नहीं जाते हैं लेकिन ये बहुत कॉमनली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास पेशेंट टाइम से आ गया, मिसाल के तौर पे अच्छा एजुकेटेड पेशेंट है, तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि आपके पास अगर टाइम है, आप 1 महीना भी अगर मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं तो आपकी जो डोनर एरिया है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और हम वहाँ से अच्छे बाल निकाल के और उनको ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। लेकिन अगर 1 महीना भी नहीं है, 3 महीने, 6 महीने भी नहीं है, तो एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले आ जाता है, हम जनरल कंडीशन देख लेते हैं डोनर एरिया कैसा है, ताकि हम एक ऑनेस्ट कंसल्टेशन कर सके पेशेंट के साथ कि भाई अभी आपके डोनर एरिया के ये हालात हैं और हम आपको इतना उससे बेनिफिट दे पाएंगे। मिसाल के तौर पे डोनर एरिया में से FUE में अगर 2000 से 2500 बाल, 3000 बाल निकल सकते हैं और पेशेंट ये माइंडसेट लेके आता है कि मैं 6000 बाल निकाल लूँगा, यहाँ से लगवा दूंगा, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एटलीस्ट एक डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो आपको इस झांसे में नहीं रखेगा कि 6000 7000 बाल हम आपके लगा देंगे, अब वो बैठ के गिनेगा तो नहीं, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जो आपकी बात है क्वालिफाइड डॉक्टर, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जब हम उन्हें बताते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन है जी, तो हम उनको बताते हैं कि क्या कंसल्टेशन है, क्या इसका प्रोसीजर का कॉस्ट है, तो वो हमें बता रहे होते हैं कि फला जगह ये क्लिनिक है, ये इस कॉस्ट में कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन है, कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें बताते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है लेकिन टेक्नीशियंस है, काइंड ऑफ, यू नो। तो इसके हवाले से आपकी क्या राय, इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके पास जा रहे हैं और वो खुद को डॉक्टर अगर क्लेम कर रहे हैं तो वाकई डॉक्टर हैं भी या नहीं है, ये सबसे पहले तो ये चेक करें, फेक तो नहीं उसको है। उसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है PMDC की ऑफिशियल वेबसाइट। यस, आप PMDC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपके पास अगर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है तब तो ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप डॉक्टर का पूरा नाम लिखें। अब मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे जाके लिखते हैं अब्दुल रसूल, अब मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रसूल है, तो वहाँ पे 5 6 7 जो भी डॉक्टर्स इस नेम से होंगे वो आ जाएंगे। अब सेकंड आता है फादर्स नेम डॉक्टर का, अगर वो आपको नहीं है पता तो आप 5 6 की आपने प्रोफाइल चेक की, आपको अगर आई एम क्लेमिंग कि आई एम ए प्लास्टिक सर्जन, तो वहाँ पे मेरी प्लास्टिक सर्जरी का सब लिखा होगा, डिटेल्स, ईयर लिखा होगा मैंने कब किया है, यस, ईयर लिखा होगा कब किया है, कहाँ से किया है, ठीक है, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी किसी भी खास करके कॉस्मेटिक प्रोसीजर पे जाने से पहले
आप डॉक्टर की वेरिफिकेशन कर लें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अच्छा नबील, अब आ जाते हैं आपके असल सवाल पे कि बहुत कम पैसों में बहुत जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी अपने अवेयरनेस मैसेज में कि फर्स्ट चेक कि वो डॉक्टर हैं भी या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बंदा डॉक्टर ही नहीं है तो उसका कोई ओथ ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है चंद पैसों के लिए। जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, ठीक है, वो बिकॉज ही विल रिस्पेक्ट एनेटमी, ठीक है, उसे पता है कि उसे सिर्फ ये नहीं पता कि मुझे बाल निकाल के और एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाने हैं, ठीक है। वो बहुत अपने काम को लेकर सेंसिटिव होगा, ठीक है। वो कोशिश करेगा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। उसकी आर्टिस्टिक आई होगी, ठीक है। और खुदा न ख्वास्ता कभी भी किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो वो आपको ऑन करेगा, ठीक है। और प्लस में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते ही तब हैं जब आप किसी अनक्वालिफाइड लोगों के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। बिकॉज उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है, ना ही उनको ये होता है कि बाद में पेशेंट को ऑन करना है, क्योंकि उन्होंने वही प्रोसीजर जो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर 150K में 200K में कर रहा है वो 60,000 70,000 80,000 में कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स वो बहुत सी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करते हैं। अब कॉस्ट कटिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे आपको स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स का यू नेवर नो कि स्टेरिलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। फिर वो जो बहुत सी चीज़ें हैं कंज्यूमेबल जो यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट की मशीन में एक पंच इस्तेमाल होता है आमतौर पे ना, ब्लेड पंच ये इस्तेमाल होते हैं। तो जो पंच होता है वो डिस्पोजेबल होता है, ठीक है। अगर डिस्पोज ऑफ आप उसको नहीं करते हैं और आपका वो शार्प पंच है तो आप उसको एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज करते हैं। तो यू नेवर नो कि वो कितने पेशेंट्स पे एक एक पंच इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर आफ्टर केयर जो है, ड्यूरिंग सर्जरी, बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी द टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक ऐसी जगह पे छोटे से किसी भी शॉप में जाके हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया और जो आपने बाल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है दैट इज़ टेम्परेचर सेंसिटिव, ओके। वो बॉडी से बाहर कितना टाइम रहता है, आपके एनवायरनमेंट का उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, उसके सर्वाइवल मोस्टली डिपेंड करता है उसी चीज़ पे। आपने अगर बालों को एक 34-35 डिग्री सेल्सियस में निकाल के और आपने स्टोर किया हुआ है इस कंटेनर में, तो ग्राफ्ट वैसे ही उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप एक अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास से, और क्वालिफाइड जब डॉक्टर होगा तो वो सारी चीज़ों के लिए कॉन्शियस होगा, वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, वो चाहेगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इन्फेक्शन कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यही होता है कि फिर जनरल एक प्रोसीजर के लिए ना वो एक मिसकॉन्सेप्शन बन जाती है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट से तो पता नहीं सर के बाल खत्म हो जाते हैं और पूरा जो है सर वो काला पड़ जाता है। जो क्यूरीज आ रही होती है सर, ये सवाल साइड इफेक्ट्स, तो वो देखें साइड इफेक्ट इस एक अलग चीज, ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक अलग कैटेगरी है। और बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अनक्वालिफाइड लोगों के पास पहुंच जाते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स ठीक नहीं है, आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली आप ही भुगतेंगे उसका जो लॉस। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह की क्यूरीज थी कि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं तो किससे करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ये पॉडकास्ट का भी हमारा यही मकसद है कि हमारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बाय टाइम आपको गाइड भी करते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आई नो यू टुक give a lot of time to us, thanks for that। अच्छा the question is that कि जिस दिन जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसका एक प्रोसीजर एक समराइज कर दें, और अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन जब करा लेते हैं तो आफ्टर केयर हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा हमें बताओ। हाँ नबील, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें हम बहुत कैटेगोरिकली आपके सवाल का जवाब भी दे देंगे, प्लस में एड ऑन भी आपको मैं चीज़ें बता दूंगा जो कि व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। एक तो हम आ जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट वाला दिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन 6 से 8 घंटे की सर्जरी होती है हेयर ट्रांसप्लांट की, यस। और इट इज़ लेबर असिस्टेड वर्क। 6 से 7 लोग होते हैं टीम में हमारी जो ये काम कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर आपका इनिशियली हेयर लाइन डिज़ाइन करता है एंड फिर बालों की एक्सट्रैक्शन, फिर उनको
स्लिट्स बनाना, फिर रीप्लांट करना। जैसे आप किसी पौधे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाते हैं, तो दिस इज़ द सिमिलर प्रोसीजर। तो टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम सुबह में स्टार्ट करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट 10 बजे 11 बजे, तो वो तकरीबन 6 से 8 घंटे प्रोसीजर चलता है। बीच में हम मिनी ब्रेक्स लेते रहते हैं, क्योंकि ये सुन करके होता है सारा, लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है, तो हमें कोई मसला नहीं होता, पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है और वो रूटीन में अपने फ़ोन पे या जो भी कर रहा होता है, और हम भी अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू किए हुए होते हैं। तो उस दिन पे हम पहले आपका जो पहले रेसिपिएंट डोनर एरिया होता है, ठीक है, वहाँ से हम बालों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर बालों को हम डिवाइड करते हैं उनके रूट्स के हिसाब से, सिंगल रूटेड, 2 रूटेड, 3 रूटेड, ये टीम वर्क चल रहा होता है साथ साथ। और प्लस में हम उनको फिर दोबारा से ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम नई स्लिट्स बनाते हैं और बालों को रीप्लांट करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्रोसीजर डे, पेनलेस प्रोसीजर है, कोई उसमें मसला नहीं होता, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हो जाता है। यस। आफ्टर केयर ये है कि उसी दिन हम आपको प्रोसीजर के बाद घर भेज देते हैं, और फॉर 5 to 7 डेज आपकी एंटीबायोटिक्स मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। और कुछ आफ्टर केयर होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम बताते हैं कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो स्कैल्प में आपके सर में जो एनेस्थीसिया दिया होता है, उसको स्पेसेस अगर मिल जाएं कहीं पे, तो वो वहाँ पे नीचे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, मोस्टली आइस के अराउंड। तो इसलिए अगर आप थोड़ा एहतियात करते हैं 3 से 5 दिन शुरू वाले खास करके, तो ये वाला जो मसला है आपको नहीं होगा। तो प्रॉपर गाइड कर वो जो स्वेलिंग है वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी, पफीनेस और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा पेन कंट्रोल के लिए सारी चीज़ों के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं, वो आपने 5 से 7 दिन इस्तेमाल करनी होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। और आपने, क्योंकि हमने यहाँ से बाल उनकी जो जेन्युइन जगह थी वहाँ से उठा के एक नई जगह पे लगाए हैं, तो ऑफकोर्स उनको वहाँ से ब्लड सप्लाई लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्वाइवल के लिए, तो तब तक वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपने शुरू के जो 5 से 7 दिन है, वो सोने की पोजीशन का बहुत ख्याल करना है, ताकि आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है, ठीक है, वहाँ वो चादर पे, आपके तकिए पे रगड़ से वहाँ पे डैमेज ना हो जाए। तो आपने अगर मिसाल के तौर पे आगे हमने हेयर लाइन और उससे पीछे 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक अच्छी कवरेज दी हुई है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आप सीधा लेटने की कोशिश करें, ठीक है, फॉर फर्स्ट 5 to 7 डेज, ठीक है। जितना वो ख्याल करेंगे उतना उनको इन्हांस्ड और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ये होता है टाइम से मेडिकेशन लेनी है। ये सब होने के बाद आपको हम बुलाते हैं तकरीबन 10th to 12th डे पे, ठीक है, 2 हफ्ते पे भी समटाइम्स अगर पेशेंट कोई दूर से हो, और फिर हम क्लिनिक में उनका एक अच्छा सा हेड वॉश करते हैं, क्योंकि जब हम तो इस दौरान हेड वॉश नहीं कर सकते ना? हेड वॉश कर सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर तरीका है, अच्छा, जो कि हम पेशेंट को गाइड करते हैं, और उसमें आपको घर में से किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है, ठीक है, ताकि आपके जो एरिया है वॉश भी होता रहे, ठीक है, वहाँ पे कोई कंटामिनेशन ना हो, प्लस में जो हल्की फुल्की ईचिंग या ड्राइनेस की वजह से होती है वो भी कंट्रोल रहे, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर तरीका है। अब वो पेशेंट जब हमारे सामने होता है तो ज़रा आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका है। और जो प्रॉपर हेड वॉश है, ठीक है, वो हम करते हैं 10 से 14 डे के दरमियान, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंफर्ट के वो कब इजीली आ सकता है। और उस हेड वॉश के बाद फिर पेशेंट प्रॉपर अपने रेगुलर शैम्पू से नॉर्मल तरीके से बाल वॉश करता है। अच्छा, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इसके जो ये हेयर ट्रांसप्लांट है, ये शुरू में जब हम बाल लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद तकरीबन 1 से 1.25 महीने तक, 1.5 महीने तक वो बाल हल्के हल्के ग्रो होते हैं। फिर वो रूट्स अंदर सर्वाइव्ड होती हैं, आपके जो बाल हैं ऊपर से वो सारे गिर जाएंगे, ठीक है। और फिर दोबारा से आपके रूट में से जैसे नया पौधा निकलता है, इस तरह से आपका बीच में से नया पौधा निकलना, नया बाल निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 मंथ या 2nd मंथ जब पूरा हो जाता है आपका ट्रांसप्लांट का, तो आपके नए बाल निकलना रूट्स में से स्टार्ट होते हैं, और फिर वो आपके बालों के साथ साथ ग्रो होते हैं। आप जैसे अपने बालों की ट्रिमिंग कराते हैं, कटिंग कराते हैं, आप उनको साथ साथ ट्रिम भी करा सकते हैं। और तकरीबन 6 महीने इज़ द मिनिमम टाइम जिसमें हम पेशेंट से कहते हैं कि यू कैन एक्सपेक्ट अच्छा सा वॉल्यूम बालों में। और 8 months 12 months इज़ द मैक्सिमम टाइम जिसमें बहुत खूबसूरत आपका जो हमने डिज़ाइन किया होता है वॉल्यूम और वो हेडलाइन वगैरह सारी आपके सामने आ जाती हैं सामने। सो मिनिमम इज़ 6 months एंड मैक्सिमम इज़ 12 months, इसमें बहुत अच्छा आपका रिजल्ट शो हो जाता है। ये
तो ये है। अच्छा, इसके बाद जो है तकरीबन हम 4 महीने के बाद 1 महीने के बाद हम कुछ मेडिकेशन स्टार्ट कराते हैं, ठीक है, जिसमें मिनॉक्सिडिल स्प्रे इज़ वेरी कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, प्लस में फिनेस्ट्राइड, जो कि दोनों FDA अप्रूव्ड हैं, वो फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 4.5 मंथ्स हम यूज़ कराते हैं पेशेंट्स को, ताकि जो हमने बाल एक तो आपके ट्रांसप्लांट किए हैं उनका सर्वाइवल और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो, ठीक है, प्लस में आपके जो बाल अपने हिसाब से गिर भी रहे थे, बिकॉज वही पेशेंट हमारे पास आता है जिसको हेयर फॉल का भी इशू है और ऑलरेडी हेयर लॉस हो चुका हुआ है, तो वो उनको भी कंट्रोल रखता है। प्लस में द सेकंड सेशन जिसके बारे में हमने डिस्कशन की कि बहुत से पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होता है, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को, तो उसके लिए भी आपका डोनर एरिया भी प्रिपेयर हो रहा होता है इसके साथ साथ। तो दिस इज़ बेसिकली द पोस्ट केयर और एवरीथिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। थैंक यू डॉक्टर AR कुरैशी, ये काफ़ी हमारा इन्फॉर्मेटिव सेशन था और वी आर होपिंग कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आई एम होपिंग कि आपको जो सवाल आते हैं वो सब जवाब भी मिल गए हों और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है, अगर आपका कंसल्ट करना है, तो आप IOS एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में आ सकते हैं। आप DM भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वी आर ऑल अवेलेबल टू गाइड यू। और AR कुरैशी अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो भी उसके लिए आप DM कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सब हम आपको स्केड्यूल कर देंगे। एंड थैंक्स अगेन, मोस्ट वेलकम नबील, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत अच्छा ये सेशन है जो आपने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा तरीका है। मेरी तो काफ़ी टाइम से मैंने आपको बताया कि ख्वाहिश थी कि इस तरह से हम लोगों को अवेयर करें ताकि लोगों को सिलेक्शन में आसानी हो, थोड़े से लोगों को पता हो कि इट्स नॉट जस्ट अ प्रोसीजर, ठीक है, और उसके प्रोज कॉन्स सब चीज़ें उनको पता हो। डॉक्टर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनको पता हो, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि हर हॉट टॉपिक जो कि जैसे हम फर्दर चीज़ों पे आएंगे, गायनेकोमेस्टिया है, उसके बारे में बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, मसले होते हैं, जो भी हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में अक्सर क्वेरीज आती हैं हमारे पास, हम उनको 1 by 1 करके और अवेयर करें लोगों को। एंड दैट इज़ ऑल वी वांट टू डू, के लोग अवेयर हों और लोगों के प्रॉब्लम्स हल हों। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द फर्स्ट पॉडकास्ट। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में। जरूर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।